एशियाई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आप जानते तो होंगे, मेरा नाम देव शुक्ला। मैं आज आपका नया चैप्टर वैदिक संस्कृति लेके आया हूँ। आपका हड़प्पा जो सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो आपका लास्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया था। इसके बाद वैदिक संस्कृति लाना है, इसके साथ 4 से 5 लेक्चर होंगे सर। क्योंकि मैं छोटा लेक्चर इसलिए ला रहा हूँ कि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे, आप जल्दी उसको देख लें, बोर भी महसूस ना हो, अच्छे क्वेश्चन लाते रहें। ठीक है, तो अभी आपका ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज आ रही है। आगे चल के हम आपका इसका कोर्स भी लॉन्च करेंगे और कोर्स आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। और ज़्यादा नहीं, ये मान लीजिए इस एग्ज़ाम के बाद आपको इसका कोर्स भी बहुत जल्दी ही आपको मिलेगा आपके चैनल पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल। पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैदिक संस्कृति को हम 2 पार्ट में विभाजित करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को ही हम पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। ऋग वैदिक काल को ही हम क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक काल ही बोलते हैं। और ऋग वैदिक काल की जो डेट है आपकी, वो 1500 से 1000, और ये आपकी उत्तर वैदिक काल की 1000 से 620, 1000 से 600। और टोटल पूछ जाए इसकी डेट क्या है? 1500 से 600। अगर वैदिक संस्कृति से आपकी डेट पूछी जाए तो 1500 से 600 मानी जाएगी। लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका ऋग वैदिक काल, एक आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को हमने 1500 से 1000 में डिवाइड किया और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईस्वी में डिवाइड किया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो डेट इसकी, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति काल का किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति काल। ऋग वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति काल कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसकी डेट अब यार हमने बताई 1500 से लेके 1000। देखो कहीं दिख रहा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, फर्स्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? अभी पूर्व वैदिक का बताया 1500 से 1000, तो उत्तर वैदिक काल का क्या हो जाएगा? 1000 से 600। उत्तर का वैदिक काल का 1000 से 600। नेक्स्ट है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ये आर्य लोग थे, ये मध्य एशिया से आए थे और इनको क्या कहा गया है? श्रेष्ठ एवं कुलीन कहा गया आर्य लोगों को। देखो बेटा, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, या वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बताइए बेटा कौन सा हो सकता है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो बेटा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? नगरों में निवास करते थे। ये आपका कथन सही नहीं होगा कि मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे, लेकिन वो संस्कृत बोल लेते थे, वो घुड़सवारी की भी किया करते थे, और वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। लेकिन आपको क्वेश्चन देखना है, इसमें पूछा क्या है? नहीं थे, तो नहीं होगा कि वो नगरों में निवास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान? इसमें से तंबाकू फसल का ज्ञान इस सभ्यता के लोगों को नहीं था। किसका? तंबाकू का। और आपका जौ का भी था, गेहूं का भी था, चावल का भी ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ये लोग यूज नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी मतलब जो वेद को विरोध करते हैं, वेद का विरोध करते हैं, या फिर ब्राह्मण विरोधी, जो ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, उस धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? जो वेदों का विरोध करते हैं और आपके ब्राह्मणों का विरोध करते थे, उस लोगों को क्या जाना जाता था? तो उन लोगों को बेटा यजमान, श्रमण, अथर्वण या श्रेष्ठन क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था श्रमण। श्रेष्ठ या कुलीन तो कहा जाता था आर्य लोगों को, जो श्रेष्ठ या कुलीन होते थे वो कहा जाता था। यजमान, जो कोई आपके यहाँ घर में आता है उसे यजमान कहा जाता है।
ठीक है, जजमान या यजमान कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है, श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित किसका महत्वपूर्ण अंग है? वैदिक गणित क्या शतपथ ब्राह्मण का है? गलत। अथर्ववेद का है? नहीं। सुलभ सूत्र का है या छांदोग्य उपनिषद का है? तो ये बेटा किसका है? सुलभ सूत्र का है। काय किसका है? सुलभ सूत्र का है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वेद युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वेद के बारे में तो ये दी गई है बेटा ऋग्वेद में। किसमें दी गई है? ऋग्वेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो दी गई है ऋग्वेद में। देखो बेटा, जो वेद होते हैं, वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद आपके 108 है, पुराण आपके 18। वेद 4 है, इसमें सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद, सबसे लास्ट वेद है अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद है आपका अथर्ववेद। सबसे पुराण 18 है, और सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। जो पुराणों के रचयिता हैं, इसे लोहमर्ष कहा गया। लोहमर्ष थे पुराणों के रचयिता। कौन थे? लोहमर्ष थे। और आपके वेदों के रचयिता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। याद रखना, वेद 4 होते हैं, वेदों के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, वेदांगों की संख्या 6, उपनिषद, वेदांग लिखा है बेटा, ये वेदांग। उपनिषद की संख्या 108, पुराणों की संख्या 18, और सबसे प्राचीन पुराण है आपका कौन सा है? आपका मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, और पुराणों के रचयिता कौन थे? लोहमर्ष थे। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताइए। कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? तो देखो, वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। पहले वेद लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद आरण्यक लिखे गए और उपनिषद। आरण्यक और उपनिषद, सबसे पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, जैसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपने सुना होगा, ठीक है, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और उपनिषद आए, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका वेदों की संख्या कितनी है? जस्ट अभी यार बताइए, वेदों की संख्या 4 है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, वेदत्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? 4 वेदों में से वेदत्रयी में कौन से वेद आते हैं? तो वेदत्रयी में आता है बेटा आपका ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और 3 वेद आते हैं आपके। लेकिन आपका जो अथर्ववेद है वो वेदत्रयी में नहीं आता। ये आपका लास्ट का वेद माना जाता है। कौन सा? अथर्ववेद। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? अभी यार बताया, त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। कौन से? आपके कहलाएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। लेकिन इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। गुड। इसमें भी देखो अथर्ववेद है, इसमें भी अथर्ववेद है, इसमें भी अथर्ववेद है। इसलिए ये तीनों क्वेश्चंस, ये तीनों आंसर गलत हो जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा ये वाला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है? और ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? इन जो आर्य लोग थे बेटा, ये लोग, इनका जो व्यवसाय था, इनका व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय पशुपालन को माना जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय जो संगीत है इसका आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? देखो, सामवेद में संगीतों के बारे में कहा गया है, सामवेद में संगीतों के बारे में कहा गया है, और यजुर्वेद में यज्ञ एवं
कर्मकांड के बारे में कहा गया है। और अथर्ववेद आपने अंधविश्वास, जादू टोना, इन सब के बारे में किसमें बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है। और यजुर्वेद में आपका किसके बारे में बताया गया है? यज्ञ एवं कर्मकांड के बारे में। और संगीतों वाला वेद सामवेद कहलाता है। यही आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता है बेटा मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है बताइए? क्या महाभारत है, या श्रीमद् भागवत गीता है, या गीत गोविंद है, या इनमें से कोई नहीं? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ होता है कौन सा? श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा होता है? श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसमें संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। क्या है? गोधन। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। देखो 10वें मंडल में वर्णों का उल्लेख किया गया है। उल्लेख जिसमें 4 वर्ण आते हैं, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 आते थे। तो इसमें वर्णों का उल्लेख किसमें किया गया? 10वें मंडल में। लेकिन इसमें पूछा गया शूद्रों का उल्लेख, तो भी आप कहेंगे किस मंडल में? 10वें मंडल में किया गया है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अभी आज जस्ट बताया, पुराणों की संख्या 18। और सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। और रचयिता कौन है पुराणों के? लोहमर्ष। लोहमर्ष पुराणों के रचयिता किसको कहा गया है? लोहमर्ष को। टोटल पुराणों की संख्या 18, लेकिन सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ये वैदिक धर्म था, ये किसकी उपासना किया करते थे? किसकी पूजा किया करते थे? और ये आपकी प्रकृति की पूजा किया करते थे। किसकी पूजा? ये आपका प्रकृति की पूजा किया करते थे। अच्छा देखो बेटा, जो ऋग्वेद था, जैसे किसी भी ऋग्वेद में जो ज्ञानी पुरुष होते थे, जो ऋग्वेद को पढ़ते थे, उनको क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को हम होर्त कहते थे। सामवेद के पढ़ने वाले को, जो लोग सामवेद को पढ़ते थे, सामवेद को जो पढ़ते थे, उसे हम क्या कहते थे? उद्रार्थ कहते थे। और आपका जो यजुर्वेद को पढ़ते थे बेटा, उसे अध्वर्यु कहा जाता था। होर्त, उद्रात और अध्वर्यु। क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद को पढ़ते थे, ज्ञानी जो हुआ करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? होर्त। इसके बाद सामवेद को पढ़ने वाले को उद्रात, और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते थे? अध्वर्यु कहा जाता था। ठीक है बेटा, आज आपके पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया है, और पार्ट 2 आपका नेक्स्ट डे आएगा। और आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।